ओके। ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आरज़ू काज़मी और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग आजकल घरों में हैं और कोरोना वायरस की वजह से जो नहीं घर बैठते उनको भी घर बैठना पड़ रहा है। लेकिन हमने सोचा कि चले हम घर से ही सही, लेकिन हम जो है वो वीडियोस बनाएं और कुछ इंटरव्यूज बनाएं और कुछ डिबेट हो इस पे भी। तो उसके लिए डिफरेंट पर्सनालिटीज मैंने आपको बताया था कि हम उन्हें बुलाते रहेंगे और आगे हम कोशिश करेंगे कि हमें कुछ इंडिया से भी हमें कुछ जर्नलिस्ट और एनालिस्ट जो है वो ज्वाइन करें, ताकि हम उनसे भी अपना वो जो हम लड़ते रहते हैं उसकी हमारी प्रैक्टिस रहे। हम थोड़ा सा आउट ऑफ प्रैक्टिस होते जा रहे हैं उनसे लड़ने में, तो हम उन्हें भी दावत देंगे। आज हमारे साथ हैं जी मोमी सलीम। आप जानते हैं मोमी को। मोमी जो है वो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हैं और हमें अक्सर इनसे हम सुनते रहते हैं कि एनवायरमेंट का क्या हाल है और क्लाइमेट जो है वो कितनी हमने तबाह कर दी है अपनी। तो आज भी हम मोमी से ये बात करेंगे, लेकिन साथ साथ हम ये बात भी करेंगे सबसे पहले कि घर में रह रहे हैं तो क्या उस तरह अपना टाइम किस तरह से पास कर रहे हैं और क्या चीज हो सकती है। और जाहिर है कभी ना कभी तो बाहर निकलना होता ही है, तो जब बाहर निकलते हैं तो क्या माहौल देखने को मिलता है, तो हम ये सब मोमी से पूछेंगे। वेलकम टू द शो मोमी, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू आरजू। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली यू आर फाइन। बिल्कुल। और हाँ बिल्कुल, काफी दिन हो गए हैं, जैसे आप अपने इंट्रो में बता रही थी कि हम लोगों ने तो लॉकडाउन को बहुत सीरियसली लिया है, और स्पेशली जो मैं हूँ या मेरी बहन भाई हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स घर पे हैं और वो बुजुर्ग हैं, तो हम उनके लिए कैरियर नहीं बनना चाहते। इसलिए जब तक जरूरत ना हो तो हम अवॉइड ही करते हैं, और काफी दिन से घर पे ही हैं हम लोग। बिल्कुल, लेकिन अपने लिए भी जो है अपना भी बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, और क्योंकि हमारी वजह से किसी और को, चाहे हम अपने ऑफिस जा रहे हैं या चैनल पे जा रहे हैं या आप अपने किसी काम से जा रहे हैं, वहां पे भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। मुझे ये बताएं कि घर में क्या हो रहा है आजकल पे। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, ये देखें, ये मेरे नाखून है जो बर्तन धो धो के जिनका बेड़ा गर्क हो गया। और कहते हैं कि शायद लाइफ में कभी बर्तन नहीं धोए, तो वो मुझे आजकल इतने ज्यादा धोने पड़े। हालांकि मेरी मेड ने कहा था कि जी हम छुप छुपा के हम आ सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगा कि मैं उसको इस तरीके से घर पे बुलाऊं। तो मैंने सोचा कि मैं ये टास्क खुद ही ले लेती हूँ। तो यहाँ पे घर पे जो है वो अब पता चला कि कितना काम होता है, और कर करके बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि दिन में तारे नजर आ गए। आपका क्या हाल है? आपने जैसे हाथों का, मैं अपने हाथों का हशर नहीं बताऊंगी क्योंकि कोई दिखाने वाला भी नहीं है अभी, और बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मेरे लिहाज से आरज़ू ये बहुत एक ऐसा क्रूशियल टाइम है जिसमें हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। आई थिंक कि हम लोग जिस तरह हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं और हम नेचर से बहुत ज्यादा दूर हो गए हैं, तो मेरे लिहाज से बहुत सी ऐसी चीजें जो हम अपने हाथ से कर सकते हैं। हम लोगों ने बहुत वो जो है अपनी लाइफ को इजी करने के लिए, एक बहुत फास्ट पेस्ड लाइफ है जिसको इजी करने के लिए हमने बहुत से डोमेस्टिक हेल्पर्स भी रखे हुए हैं, और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं। तो अब जब सारा काम खुद करना पड़ रहा है क्योंकि आपको कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं मिल सकती, तो बिल्कुल आपने जैसे दिखाया, आपके तो नेल्स भी अभी सलामत है, तो मैंने तो नेल्स भी काट दिए हैं। और क्योंकि मैं घर में छोटी हूँ सबसे, तो मुझे ऐसा एक्सपीरियंस जैसे आपको बर्तन धोना या इस तरह से नहीं है, तो मैंने किचन में कभी हेल्प नहीं कराई। तो मेरे लिए एक बहुत नया एक्सपीरियंस है, मैं ये कहूंगी। और मैं अम्मी को अक्सर यही कहती रहती हूँ किचन में कि कोरोना की वजह से मुझे ये मालूम हो गया है कि इसके बाद मैंने अगर अपना किचन बनाया या अपना घर हुआ, तो उसमें मैं किचन किस तरह मेंटेन करूंगी। तो ज्यादा अगर हम दोबारा उस दुनिया में आ सके जो नॉर्मल दुनिया है, तो उसमें आई थिंक इस वक्त मतलब बहुत से चैलेंजेस हैं, क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं है बहुत सी चीजों की जो हमें करना पड़ रही है। बिल्कुल सही। असल में मेरे साथ भी कुछ इसी किस्म का रहा है पूरी लाइफ के। मेरे दो बड़े भाई हैं और मैं सबसे छोटी, और मैं एक ही, तो आप सोचें कि कोई मेरी लाडली। बिल्कुल। बिगड़ी हुई और बहुत बिगड़ी हुई। तो मैं तो उस तरह की हूँ, तो मुझे तो हर वक्त वो चॉकलेट्स चाहिए और मुझे जो है वो कोक का कैन चाहिए, और मैंने टीवी देखना है और मैंने खाते हुए बस टीवी देखना है। लेकिन ये कि बिल्कुल ये चीजें भी आनी चाहिए, क्योंकि कभी लाइफ में
करना ही पड़ जाता है। लेकिन मम्मी मुझे एक चीज और बताए, ऐसा नहीं है कि हम लोग सारे वक्त घर में हैं, हम बाहर भी निकलते हैं, जाहिर है कुछ ना कुछ ग्रोसरी लानी है, कोई और काम है। मैं तो खैर हर मंडे चैनल पे भी जाती हूँ। लेकिन बाहर आप क्या देख रही हैं, लोगों का क्या रवैया है? लोग आपको कम नजर आ रहे हैं, लोग आपको रिलैक्स नजर आ रहे हैं, या कुछ थोड़ा बहुत परेशान हुआ? क्योंकि आज ही मैंने जो है वो न्यूज देखी है, थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पे ही हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने शेयर किया था कि F10 मरकज में आज में ही 2 डेथ्स हुई हैं, जो कि कोरोना वायरस की वजह से हुई है। और अल मुस्तफा टावर जो F10 में है, वहां के 2 अपार्टमेंट्स में केसेस निकले हैं। 2 अपार्टमेंट्स में चेक हुए होंगे तो केसेस निकले होंगे, बाकी चेक होंगे तो पता लगेगा कि कितने कितने उसमें है, अपार्टमेंट्स में है। लेकिन बात यह है कि ये फैलता जा रहा है और ये काफी आगे के सेक्टर्स तक आ गया है। लेकिन लोगों का क्या रवैया है, आपने क्या देखा? आरज़ू, मुझे तो इस तरह से है कि मैं जो अपनी ग्रोसरी है वो हम लोगों ने पहले हफ्ते में, हफ्ते के हफ्ते जैसा कि इंस्ट्रक्शंस थी इंटरनेशनली भी और लोकली भी, जैसा गवर्नमेंट ने की, हमने कोई पैनिक बाइंग नहीं की। हमने बड़ा जिम्मेदारी के साथ जो हफ्ते के हफ्ते हमारा जिस तरह से होता है वो ग्रोसरी हो रही है। लेकिन उसमें ये है कि ग्रोसरी जब मैं करने जाती हूँ तो मुझे अक्सर सड़कों पे पहले हफ्ते में तो काफी कम ट्रैफिक नजर आई, बल्कि बिल्कुल ही नजर नहीं आई। ज्यादातर मेडिसिन की शॉप्स पे काफी रश था, क्योंकि ऑफ कोर्स मतलब आपका लोग अपनी मेडिसिन ले रहे होते हैं और बहुत सी इस तरह की जरूरियात होती हैं। ग्रोसरी स्टोर्स पे इतना रश नहीं देखा और बड़ा मुनज़्ज़म और बड़ा डिसिप्लिन्ड एक तरीका देखा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे कि हम एक तीसरे हफ्ते में एंटर हो चुके हैं लॉकडाउन के, तो मुझे बहुत दुख हुआ ये देखकर कि अब सड़कों पे बहुत ज्यादा रश होना शुरू हो गया है। मैं इस पूरे लॉकडाउन में हार्डली 3 बार निकली हूँ, और वही 3 हफ्ते, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर से बाहर ना निकलूं। लेकिन अब ये हुआ है कि इस तीसरे हफ्ते में जो इशू आ रहा है, हम अक्सर अपने लॉन में बैठे होते हैं, तो हमारे लॉन के करीब ही मेन रोड है। तो आपको पहले 2 हफ्तों में तो बहुत ज्यादा रश नजर नहीं आता था। अब हर मिनट में एटलीस्ट 2 से 3 गाड़ियां गुजरती हैं और आपको ट्रैफिक की आवाज आ रही होती है। तो इसका मतलब ये है कि अब लॉकडाउन को लोग बहुत रिलैक्स होकर ले रहे हैं, और मेरे लिहाज से यही वो खतरनाक टाइम है। क्योंकि देखिए 14 डेज इंक्यूबेशन पीरियड है, उसमें जब आप इंक्यूबेशन पीरियड में आपको अल्लाह ना करे किसी को अगर लग गया है, ये वायरस से इन्फेक्ट हो गया, तो 14 डेज में शायद आपको अपनी अपनी बॉडी है और हर बॉडी पे डिफरेंटली वो रिएक्ट कर रहा है, तो हो भी सकता है कि वो रिएक्ट ही ना करे, आपको 14 डेज में पता ही ना चले, कोई सिम्टम्स ही ना आए। तो ये बहुत टाइम है, और इसमें अब अनफॉर्चुनेटली मैंने लोगों को देखा है कि अननेसेसरीली, क्योंकि हमारे बाहर बहुत से ऐसे यंग लड़के हैं जो हेवी बाइक्स और इस तरह की चीजों पे बाहर होते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि किसी नेसेसिटी पे वो नहीं निकल रहे हैं, बल्कि सिर्फ एक जो है, तो मेरे लिहाज से ये थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, क्योंकि ये एज अ नेशन हमने इस चैलेंज को जो है डील करना है, बजाय इसके कि हम इंडिविजुअली जो है वो अपनी अपनी चॉइस से कोई निकल रहा है तो कोई नहीं निकल रहा। तो इस तरह ये आई थिंक उन लोगों के साथ भी ज्यादती है जो घर पे इतने अरसे से बड़ा रिलीजियसली इसको फॉलो कर रहे हैं और गवर्नमेंट की सारी बातों को सुन रहे हैं। तो सिर्फ कुछ लोगों की वजह से, जैसे आपने बताया केसेस आ रहे हैं, तो मेरे घर के तो बहुत करीब है, बिकॉज आई लिव इन F8, तो F10 तो बिल्कुल ही बिल्कुल साथ है। तो मैं तो ये सुन के थोड़ा सा डर गई हूँ कि क्योंकि अक्सर ग्रोसरी भी हम उधर से ही करते हैं। तो ये इश्यूज जो हैं, आई थिंक ये सीरियस लेने की जरूरत है बहुत ज्यादा लोगों को, और अगर अभी सीरियस ना लिया तो अल्लाह ना करे कि हम इटली, और ये नहीं है कि पाकिस्तान इटली जैसा या बाकी जगह नहीं, अगर हमने एहतियात ना की तो हम उससे वर्स कंडीशन में होंगे। आप तो फिर भी F8 है, मैं तो फिर F11 में हूँ, और F10 बिल्कुल साथ है। लेकिन एक चीज और मैंने नोटिस की है यहाँ पे, मुझे नहीं पता, मैंने ट्विटर पे लगाया भी था और इसे इस्लामाबाद और कई लोगों को टैग भी किया था कि ये जहाँ जहाँ फ्लैट्स है ना, F10 हो गया, F11 हो गया, आगे E11, या जहाँ जहाँ तक फ्लैट्स हैं, कई जगहों पे जो है वो अब ये कर रहे हैं कि जो नीचे जो गेट होता है, रिसेप्शन के बाहर जो गेट होता है, वहां पे लिख के लगाया हुआ है कि मेड्स और सर्वेंट्स नहीं आ सकते। ठीक है। और हो क्या रहा है कि वो लोग आ रहे हैं और उनको ये बताया गया है घर वालों को कि अगर इनको ये सिखाएं कि अगर कोई इनको रोकता है और इनसे पूछता है तो ये बोलें कि जी हम रहते इधर ही हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये जो हम इस तरह के धोखे दे रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल।
तो वो हमारे ही गले पड़ने वाले हैं ना। यहाँ तक कि मुझे भी कहा गया, मुझे भी रिसेप्शन पे जो रहते हैं उन्होंने कहा कि जी आपने मेड को बुलाना है आप बुला लें, लेकिन आप उसको कहें कि अगर उसे कोई पुलिस या कोई रोकता है तो बोले मैं इधर ही रहती हूँ। तो मैंने कहा नहीं भाई, जिधर रहती है वो उधर ही रहे। लेकिन इस तरह की चीजें हम लोग, जाहिर है यहाँ पे कोई जाहिल लोग तो नहीं रहते ना इन सेक्टर्स में। अगर हमारे जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग ये करेंगे तो मुझे तो ये चीज रुकती हुई नजर नहीं आ रही। आप अपनी आंखों में पट्टी बांध लें और बात है, लेकिन अगर हम इस तरह की हरकतें करेंगे तो हम इसको सिर्फ फैला रहे हैं, हम इसको रोक नहीं रहे। लॉकडाउन बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल बिल्कुल। और आई थिंक इसमें एक क्योंकि आप एग्जाम्पल सेट कर रहे होते हैं। देखिए बहुत ऐसा तबका है जो इस चीज को इतना थरली समझता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। वो मैं उनको ये कहूंगी कि वो नाइव हैं, उनको उस तरह समझ नहीं आती कि उन्हें कितनी एक्सट्रीम मेजर्स लेने हैं। सिर्फ हाथ धोना तो ऑफ कोर्स जब आप मैसेज जो मीडिया पे कर रहे होते हैं तो आप प्रिसाइज करके बड़ा टू द पॉइंट मैसेज देते हैं, बट दरअसल में ये आपके जो आपका स्लाइवा है या आपका जब आप बोलते हैं ये उससे भी फैल सकता है। तो ये वही वाली बात है कि अगर हम एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे घर में रहने की और हम उनको ये कहेंगे कि आप ये बेईमानी करें तो ये गलत चीज होगी। और गलत बयानी करके आप सिर्फ अपने को धोखा नहीं दे रहे हैं बल्कि आप उस चीज के भी गुनाह भी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी वजह से आप जिम्मेदार हो सकते हैं इस चीज को फैलाने के। और आप कैसे अपने आप को माफ कर सकते हैं अगर आपकी वजह से किसी कोई एक्सपोज हो रहा है और वो जो है वो इस चीज में मुब्तला हो जाता है, अगर आपको नहीं भी होता लेकिन किसी और को आप वल्नरेबल बना रहे हैं। बिल्कुल। और इधर से ही हम आपका जो सब्जेक्ट है हम उसकी तरफ भी आते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है और देखा भी है, लोगों ने फर्क भी महसूस किया है कि जब से लोग अंदर बैठ गए हैं, जब से गाड़ियां रुक गई हैं, जब से जो प्लेन है उन्होंने उड़ना छोड़ दिया है, तब से जो है वो क्लाइमेट चेंज जो है उसको हम थोड़ा सा पॉजिटिव वे में जाते हुए देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हवा साफ हो गई है, कराची तक में जो है वो सामने नजर आने लगा है। और इटली में जो वेनिस की जो उनकी नहर है, जो पानी वहां पर है वो इतना क्लियर हो गया है कि नीचे नजर आ रहा है, जो कि पहले नहीं नजर आ रहा था। ये सारी चीजें क्या वाकई इस वजह से हुई हैं या क्या वजह हो सकती है, आप क्या कहेंगी? देखिए एनवायरनमेंट का जो प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज का एक अलग एक प्रॉब्लम है और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन का एक मसला है। एनवायरनमेंट कंजर्वेशन से मुराद कि जो आपके आसपास हवा है, पानी है, दरख्त हैं, नबातात हैं, वो किस तरह से इम्पैक्ट हो रहे हैं, वो किस तरह से खराब हो रहे हैं, वो हमारी इंसानों की जो जिस तरह से हम उनको ट्रीट करते हैं, जिस तरह से हमारी जो आदात हैं उसकी वजह से वो स्पॉइल हो रहे हैं। एक तो ये एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन का मैं एक सिंपल एक अल्फाज में अगर वो कहूँ, और एक जगह हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं जिसमें हम टेम्परेचर्स की बात करते हैं कि आपकी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन तो हो रही है, लेकिन आप क्योंकि लॉन्ग टर्म जो वेदर का पैटर्न है, जो लॉन्ग टर्म 10 ईयर्स 20 ईयर्स का, वो बहुत ज्यादा क्लाइमेट उसको कहते हैं, तो वो किस तरह से चेंज हो रहा है और वो किस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है। तो इस जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है उस पर तो आरजू बिल्कुल मैं कहूंगी कि मैं काफी दिनों से, बल्कि एक आर्टिकल में लिख रही थी तो उसमें मैं यही देख रही हूँ कि देखें अगर हम इंसान को एज अ पैरासाइट लें, कि क्योंकि देखें एक वायरस क्या होता है, पैरासाइट आपके ऊपर आके वो जिंदा रहता है, ठीक है। तो आप अगर पैरासाइट अपने आप को लें इस अर्थ के लिए और अर्थ को एक बॉडी समझें, इस जमीन को, तो उसका भी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो किक इन कर गया है और उसने अपनी एंटीबॉडी छोड़ी है, जो कि मैं जिसको कहती हूँ, जिसको हम नोवेल कोरोना वायरस कह रहे हैं। तो उसने क्यों, ताकि इंसानों ने इस हद तक स्पॉइल कर दिया है अर्थ को। आप पानी देखें, पानी आलूदा है, आप दरख्त देखें, दरख्त काटे जा रहे हैं, आप आलूदगी देखें तो वो बढ़ती जा रही है। अननेसेसरीली घरों से हम गाड़ियां लेके निकलते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें अपने प्लास्टिक यूज की, हम बाकी बहुत सी ऐसी चीजों की बात करें, तो हमारा कंजम्पशन पैटर्न इतना इंक्रीज हो गया था कि जैसे जैसे अब आप घरों में बंद है तो आपको पता है कि आपका कंजम्पशन पैटर्न बिल्कुल लो हो गया, आप नेसेसिटी पे आ गए हैं। तो यही चीजें जो हैं एक एनवायरमेंटलिस्ट कहता रहा है और कह रहे हैं कि आप अपनी कंजम्पशन पैटर्न्स कम करें, क्योंकि आप अपनी कंजम्पशन जब कम करेंगे तो इंडस्ट्रीज कम चलेंगी, इंडस्ट्रीज कम चलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम फैलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम फैलेगी तो हमारे जो आसपास हमारा प्लेनेट है हम उसको बचा सकेंगे। क्योंकि देखें अर्थ को हमारी जरूरत नहीं है, इस प्लेनेट को हमारी जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत है।
बिल्कुल। तो बिल्कुल आप जो कह रही हैं बहुत रिवाइव हुआ है, हमने बहुत बहुत कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट्स चलाए दुनिया में, लेकिन इस जमीन ने जब खुद अपने आप को रिवाइव रिजिनोवेट करना चाहा तो इसमें हार्डली आपको 14 दिन लगे। और अब आपको वाइल्ड लाइफ भी इस्लामाबाद में नजर आ रही है कि कहाँ से कहाँ वो अपनी रिक्लेम कर रहे हैं जगह, क्योंकि हमने इंसान होने की हैसियत से उन्हें इतना डरा दिया था कि वो मागला नेशनल पार्क है लेकिन वो उससे हमें नजर नहीं आते थे, वो बाहर नहीं आते थे, वो थे वहीं। क्यों? क्योंकि इंसानों ने उनकी जगह भी मल ली। सही। लेकिन एक और भी है ना, मम्मी आपने देखा होगा कि जब से हम घर बैठे हैं हमें पता चला कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसके बगैर भी हम रह सकते हैं, लेकिन हम नहीं रह रहे थे। हमें हर हाल में बाहर निकलना था, हमने हर हाल में गाड़ी चलानी है, हमने हर हाल में जो है ऐसे काम करने हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो है हमारी एनवायरनमेंट खराब हो या पोल्यूशन हो या इस तरह की चीजें। अब घर बैठे हुए तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि कोई दुनिया रुक गई है या कुछ इस तरह की बात हो गई है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जिस वक्त हम इसमें से निकल जाएंगे, जो कि अभी काम हो ही रहा है, होपफुली अगर इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर तक उसकी वैक्सीन तैयार हो जाएगी, और कुछ ना कुछ उस पर अभी भी न्यूज आ रही थी कि अगस्त में जो है वो उसके टेस्ट शुरू हो जाएंगे कि उस वैक्सीन के। तो जब ये कोरोना वायरस नहीं होगा, क्या हम वापस उसी पोजीशन में नहीं चले जाएंगे, उसी तरह से लापरवाही और उसी तरह से सब चीजें, या थोड़ा सा संभलेंगे? देखिए ये तो इंसानी फितरत है, और मेरे लिहाज से बहुत से ऐसे जब क्रूशल हालात आते हैं तो आप कुछ ना कुछ उसमें से सीखते हैं। बिलाशुबा इसमें से बहुत सी अगर देखा जाए तो आपको पॉलिसी लेवल पे बहुत सी लेसन्स मिलते हैं कि आपको किस तरह की पॉलिसीज इन प्लेस होनी चाहिए हैं पहले से, ताकि जब ऐसी कोई क्राइसिस आए तो हम किस तरह उसको कंट्रोल कर सकें। जहाँ तक एनवायरनमेंट की बात है तो बिलाशुबा अगर लोग देखें तो आप कहीं ना कहीं नेसेसिटी को, लेकिन इसमें बहुत जरूरत है एनालाइज करने की, क्योंकि अगर तो हम इसको सिर्फ लॉकडाउन टेम्परेरी जैसे हमने बात की पहले ले रहे हैं और इसमें हम अपनी आदत को चेंज नहीं कर रहे हैं और सिर्फ ये समझ रहे हैं कि अच्छा जी 14 दिन 15 दिन 20 दिन जो है वो ये रहेगा और इसके बाद सब कुछ चेंज हो जाएगा, वापस नॉर्मल पे आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ एनवायरमेंटलिस्ट ये भी कह रहे हैं कि हमने क्योंकि एनवायरनमेंट को इतना ज्यादा स्पॉइल कर दिया है और हमने इतना ज्यादा जो है वो अपनी लिहाज से अडेप्ट करना शुरू कर दिया है अर्थ को, कि अब और बीमारियां और तरह की हमारा जो रिलेशन हमने खराब कर दिया है जमीन के साथ, वो और तरह की बीमारियां और वबाएं भी आएंगी कुछ सालों में। तो इसलिए हमें अभी से उसके लिए बहुत चौकन्ना होना पड़ेगा और उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि अगले 10-15 सालों में हमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो चेंज करनी है। आपने बड़ी अच्छी बात की पैटर्न चेंज करने की, कि हम अपना कंजम्पशन, हमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं, मिसाल के तौर पे मैं अपना काम घर से कर सकती हूँ, मेरा इस तरह का सेक्टर है, रिसर्च का काम है ये वो, तो मुझे रोजाना ऑफिस नहीं जाना है, लेकिन उसमें ट्रस्ट फैक्टर आता है, तो किस तरह से मुझे वो ट्रस्ट बिल्ड करना है मेरे एम्प्लॉयर के साथ, और एम्प्लॉयर कैसे अपने एम्प्लॉय पे ट्रस्ट कर सकता है। तो आई थिंक कि इस लिहाज से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको आदत में भी इंसानों की तब्दीली लानी है, क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी एनवायरनमेंट, आपकी सोशल लाइफ और आपकी इकोनॉमिक लाइफ, ये तीनों जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहें जी आपकी चेंजेस आ जाएंगे सोशल लाइफ में तो एनवायरनमेंट पे चेंज नहीं आएगा, एनवायरनमेंट में आएगा तो सोशल पे नहीं। तो आई थिंक कि जब तक आप अपनी आदत और अननेसेसरी, हमने अपने साथ खुद ज्यादती की हुई है, ये वैसे ही है जैसे हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं कि अगर जो है मेल वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा खवातीन को, तो वो अपने को भी बर्डन कर रहा है। इसी तरह से जब हम एनवायरनमेंट को बर्डन कर रहे हैं तो हम अपने आप को भी बहुत ज्यादा जो है एक मुश्किल में डाल रहे हैं। हमने बहुत ज्यादा जो है वो रिप्लेस करने की कोशिश की जो हमें फ्री में अवेलेबल था इस पूरी अर्थ पे, लेकिन जैसे जैसे हम ये करना शुरू हुए उसके रिप्रिकॉशंस उस वक्त तो हमें पता नहीं चले, लेकिन इस कोरोना वायरस की वजह से हमें बहुत कुछ, जैसा मैं आपको एग्जांपल छोटी सी दूं, एक मैं खुद तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो टीवी पे हम सुन रहे हैं या डिफरेंट यूट्यूब या डिफरेंट साइंटिस्ट की बात सुन रहे हैं कि ये प्लास्टिक के ऊपर 8 दिन रहता है,
ठीक है। तो आप यहीं से देख लें कि ये सबसे लंबा टाइम है प्लास्टिक के ऊपर, जो मटेरियल जिसके ऊपर ये सबसे ज्यादा ये वायरस रहता है। तो आप खुद यहाँ से देख लें कि ये कितना हार्मफुल मटेरियल है। तो ये हार्मफुल मटेरियल हम जो पहले कहते थे तो वो सिर्फ पानी या हवा या जमीन के लिए हार्मफुल नहीं है, इंसान के लिए हार्मफुल है। एक तो वो जो पहले हम बात करते थे, लेकिन अब आप इसका ये भी देखें कि अगर आपके घर में कोई प्लास्टिक का बर्तन है या आप कोई प्लास्टिक के लिफाफे में चीज ला रहे हैं बजाय इसके कि किसी कपड़े के थैले में ले आए, तो जब आप ग्रोसरी करके ला रहे हैं तो 8 दिन तक वो उस प्लास्टिक के लिफाफे पे है। तो आप ये देखें कि प्लास्टिक कितनी हार्मफुल चीज है। लेकिन अब तो आप ये कोरोना के बीच में रोका गया था प्लास्टिक बैग्स को, लेकिन अब फिर दोबारा से मिलना शुरू हो गए हैं, मांगना भी नहीं पड़ता। और आप कोई चीज भी लें, चाहे आप सब्जी लें या कुछ भी लें, तो वो प्लास्टिक बैग्स में ही मिल रहा है 90%। कोई 10% हो सकता है कि कोई मना कर रहे हो, लेकिन 90% आपको वो चीज दोबारा आती हुई नजर आ रही है, जो कि एक काम किया गया था, काफी सख्ती की गई थी, वो है। दूसरा मम्मी, आपने देखा होगा कि गाड़ियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं हर शहर में। इस्लामाबाद में भी अगर किसी के पास पैसे हैं और उसके घर में 4 लोग हैं, तो वो 4 गाड़ियां खड़ी कर लेते हैं। इस तरह से हमने हर हर चीज को बढ़ा बढ़ा के भी जो है वो एनवायरनमेंट को अपने बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, अपने माहौल को एकदम तबाह कर दिया है। इसको आप कैसे देखती हैं कि लोगों को थोड़ा इस चीज में भी सोचना चाहिए? बिल्कुल देखिए, जैसे आपने भी पहले जिक्र किया कि हम अननेसेसरीली जो है गाड़ी का इस्तेमाल भी करते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट है होम स्कूलिंग फॉर एग्जांपल। ये कोई ऑब्सोलीट नहीं है, बल्कि ये अब पहले ठीक है, बहुत सालों पहले, बहुत पुराने जमाना जिसको हम कहते हैं बादशाहों के जमाने में, और उस वक्त बिल्कुल वहां पे पहले होम स्कूलिंग ही हुआ करती थी। लेकिन अब भी उस कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है वर्ल्ड ओवर। उसकी वजह यह है कि आपकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है कि इस वक्त स्कूल्स भी और यंग पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है पाकिस्तान और साउथ में, और हमारे पास फैसिलिटीज उतनी ही कम है। तो ये एक अच्छा मौका है ये देखने का कि आप किस तरह से होम स्कूलिंग कर सकते हैं बच्चों की, जिसमें आप अननेसेसरीली बच्चों को जो है वो स्कूल में, क्योंकि देखें अब उनका हर्ज हो रहा है पढ़ाई का, लेकिन क्या चीज काम आ रही है? होम स्कूलिंग काम आ रही है। और होम स्कूलिंग हमारी टेक्नोलॉजी है, डिजिटल, हमारे पास इतनी फैसिलिटीज हैं अब, तो हम क्यों नहीं डिजिटल फैसिलिटीज को यूज करते हुए उस एजुकेशन को फैसिलिटेट कर सकते हैं, जो अभी भी हम कर रहे हैं पीटीवी पे। जिस तरह से गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए 1 to आई थिंक 8 या जिस भी क्लास तक जो है सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, इसी तरह से ऑनलाइन टेस्ट लिए जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स के, ऑनलाइन टीचिंग यूनिवर्सिटीज की हो रही हैं। तो हम अपने आप को, जैसे जैसे हम पॉपुलेशन बढ़ रही है या जैसे जैसे प्रॉब्लम्स इस तरह की हैं, तो बहुत से ऑल्टरनेट हैं जिनको हमें अपनी लाइफ के अंदर सिंक्रोनाइज करने की जरूरत है। और उसमें जैसे एजुकेशन की बात होगी, इसी तरह ऑफिस के काम की बात होगी कि हर तबके को बाहर निकल के काम करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके अलावा आपकी, अभी तो हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं बिल्कुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इसमें बात नहीं करूंगी। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये देखें कि ये कोरोना आया कहाँ से, ये वायरस आया कहाँ से? तो हमने एनवायरमेंट, हमने वाइल्ड लाइफ की वायलेशन शुरू की। यहाँ पे पाकिस्तान में आपको पता है कि इलीगल कितना ज्यादा पेंगोलिन की जो है वो एक्सपोर्ट हो रही थी, इलीगल। और चाइना और इन ममालिक में ये यहाँ से, क्योंकि हमारे चकवाल और बाकी इलाकों में हमारे इधर लोकली वो पाया जाता है, तो वहां पे हम ये भेजे। और एक अंदाजे के मुताबिक ये बैट से पेंगोलिन के जरिए या जो भी वहां से ये आया है। तो आप देखें कि जब हम वाइल्ड लाइफ या हम अपनी उन लिमिट्स को क्रॉस कर लेते हैं एनवायरनमेंट की, जो हमारे लिए नेचर ने सेट की हैं, तो बिलाशुबा वो वापस जो है वो हमारे ऊपर जो है वो बैकफायर कर जाता है। जिस तरह से अभी यहाँ पे ये हुआ है कि वाइल्ड लाइफ को जो है, और सिर्फ इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है पाकिस्तान मुसलमान कंट्री है, हम हराम गोश्त नहीं खाते तो हम वाइल्ड लाइफ नहीं खाते। ये सद तक आप उतने ही इस चीज के मुर्तकिब हैं जितना कि वो जो खा रहा है, क्योंकि आप यहाँ से लीगल उसको जो है वो भेज रहे हैं। वुहान हो गया, थाईलैंड हो गया, इस सब जगह वाइल्ड लाइफ की ऐसी मार्केट्स हैं जो पूरी दुनिया से जानवर आते हैं, तो वो कोई ना कोई तो इलीगली यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना। तो ये चीजें जो है, अगर हमने इन चीजों को नहीं देखा और इन चीजों को चेंज नहीं किया, तो वो दिन दूर नहीं है कि ये तो एक कोरोना वायरस है ना, तो हमारे पास बहुत से ऐसे वायरस नोवेल आ जाएंगे जो हमें मालूम ही नहीं होगा कि वो कहाँ से कैसे म्यूटेट होके किस जानवर से कैसे आ गए। तो वो लिमिट बरकरार रखना जरूरी है।
वो चीज तो ऐसी है ना कि अगर मतलब वो चीज हम नहीं खाते तो हम आगे उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे इंडिया में जो है वो कहते हैं जी बीफ नहीं खाते, लेकिन वो बॉर्डर से जो है वो गाय जो है वो इस तरफ भेज दी जाती है, और उनको पता है, और ये बकायदा किस्म का एक माफिया, एक ग्रुप होता है जो कि इंडिया से इस तरफ करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पैसे मिल जाएंगे, और यहाँ पे तो जाहिर है वो चीज हलाल है। तो इसी तरह से यहाँ पे कोई ऐसी चीज हो जो हम नहीं खाते, हम उसको बाहर जरूर भेज सकते हैं। लेकिन फिर भी मम्मी मैं वापस उस तरफ आऊंगी आपके सब्जेक्ट की तरफ। तो उसमें ये बताइए कि आपके आपके टॉपिक के हिसाब से जो है गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, कुछ कर भी रही है या नहीं कर रही, या आपको लगता है कि किसी जगह पे जरूरत है मजीद काम करने की? क्योंकि बातें तो बहुत होती है इस गवर्नमेंट में, कम से कम ये है कि ये बात करते हैं कि जी दरख्त लगाओ, ये करो वो करो, लेकिन साथ साथ ये लैंड माफिया के हाथों भी दबे हुए हैं और ग्रीन बेल्ट को काटते चले जा रहे हैं। और अगर आपको याद हो, हम लोगों के बचपन में ग्रीन बेल्ट जो है वो सड़क के उस तरफ नजर नहीं आता था हमें, दूसरा सेक्टर। और अब ये हाल है कि वो सिरे से खत्म होती जा रही है ग्रीन बेल्ट। तो इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है गवर्नमेंट के लेवल पे? पहले मैं पूछूंगी, उसके बाद मैं आम पब्लिक पे जाऊंगी, लेकिन पहले गवर्नमेंट लेवल पे। अच्छा अर्जु, जाहिर सी बात है, जैसा आपने कहा कि ये आई थिंक हिस्ट्री में पाकिस्तान की पहली गवर्नमेंट है जो ग्रीन एजेंडा के साथ आई है, जिन्होंने कहीं ना कहीं पानी को रिचार्ज करने की बात करे हैं, कहीं ना कहीं ये आपकी ग्रीनरी की बात करें हैं, या कहीं ना कहीं ये हवा को साफ, जैसा स्मोक का इशू है उसके ऊपर भी काफी इन्होंने काम किया और वो सारा। फिलहाल अगर मैं जो पॉजिटिव तरफ चीज है जो मुझे अच्छी लगी कि ड्यूरिंग कोरोना वायरस का ये जो क्राइसिस है, इसमें क्योंकि ये स्प्रिंग का मौसम है, तो इसमें जो 10 मिलियन सुनामी है उसके अंडर जो स्प्रिंग प्लांटेशन थी, उसके जरिए काफी ज्यादा ग्रीन जॉब्स दी गई कुछ लोगों को। तो ये एक बहुत अच्छी चीज मैं समझती हूँ, क्योंकि हम इकोनॉमी को भी इन्वायरमेंट से दूर नहीं कर सकते हैं। जरूरत इस समर की है कि हम किसी तरह से इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज लेके आए जो इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करें, और उनको ग्रीन जॉब्स का नाम जिस तरह से दिया गया है इंटरनेशनली भी, तो वो वहां पे बहुत अच्छी चीज है जो हम देख रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो मैंने अभी सुना है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो है वो बहुत ज्यादा फैसिलिटेट किया जा रहा है, या ड्यूरिंग दिस टाइम उसको खोला जा रहा है। बिला शुबा कि हम कंस्ट्रक्शन को रोक नहीं सकते हैं, बिकॉज वो एक सेगमेंट हो सकता है डेवलपमेंट का, बिकॉज आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत होता है और वो सारा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये जरूर कहूंगी कि जैसे जैसे आप इस चीज को फैसिलिटेट करते हैं और गवर्नमेंट के लेवल पे करते हैं, तो हमने बहुत सी वायलेशंस पहले भी होते हुए देखी हैं। आप बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका EIA नहीं हुआ, और अभी तो वैसे भी अगर लॉकडाउन है तो आप पब्लिक हियरिंग कैसे करेंगे उन कंस्ट्रक्शन साइट्स की? या तो अगर आपने ऑलरेडी वो अप्रूव किए हुए हैं तो वो कौन से हैं, क्योंकि मुझे ये इस चीज का नहीं मालूम कि वो जो कंस्ट्रक्शन की साइट्स है जिनकी वो बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स की, वो पहले से अप्रूव्ड हैं या कौन सी उसकी बात करें। लेकिन मेरा सिर्फ एक छोटा सा एक मासूमाना सा सवाल है कि किस तरह से आप जो है वो, अगर उसके अप्रूवल नहीं हुआ तो इस वक्त तो पब्लिक हियरिंग हो ही नहीं सकती है। तो दूसरा ये कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आपको कहीं ना कहीं एनवायरमेंट फ्रेंडली करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो हम यूज करते हैं, कंक्रीट इज नॉट एन आंसर टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, रादर इट क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम्स। उसका कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा होता है। तो हमें नए मटेरियल्स इंट्रोड्यूस कराने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सा क्रश जो है वो हमारा टेक्सला जिस तरह है, वहां पे पहाड़ियां बहुत ज्यादा काटी गई हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे पास जो है वो बजरी और इस तरह की चीजें आ जाए। तो इस तरह हम अपना लैंडस्केप खराब करते जा रहे हैं। और आपको पता है कि जो पहाड़ हैं वो तेज हवा और जो है वो सैलाब से बचाते हैं। तो अभी मेरे लिहाज से इस वक्त एनवायरनमेंट के ऊपर चीजें हो भी रही हैं, या कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन भी है। जाहिर सी बात है, इकोनॉमी भी चलानी है हुकूमत ने, वो सिर्फ इस तरह से इस तरफ ये नहीं कर सकते कि सिर्फ एक ही तरफ वो करें, लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस स्ट्राइक करने की जरूरत है। जो पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो इन्वायरमेंटल इंटरेस्ट को सुपरसीड कर जाते हैं, उससे ऊपर चले जाते हैं। और लोग अक्सर जो है वो या गवर्नमेंट्स अक्सर जो है वो ऐसी इंडस्ट्रीज को सब्सिडाइज कर देती हैं और फैसिलिटेट कर देती हैं जो डायरेक्टली एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा जो है वो स्पॉइल कर रहे हैं।
आप वाटर की बात करें, आप उसमें ग्रीनरी की बात करें, आप लैंड डिग्रेडेशन की बात करें, तो ये सारी वो चीजें हैं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ अनफॉर्चुनेटली नेगेटिवली लिंक्ड है। और लोगों को आप किस तरह देखती हैं, जो आम पब्लिक है उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि हम कोशिश करते हैं, हम शोज भी करते हैं, उस बारे में बात भी करते हैं, सोशल मीडिया पे भी बात करते हैं, लेकिन लोगों को किस तरह से समझाया जाए कि कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के बाद लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आम पब्लिक की भी आती है, उसमें कोई चीज जो आप कहना चाहें? आई थिंक इस मीडिया पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, एज यू सी के ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा पेंडेमिक है, हर जगह एक यही बात हो रही है, तो आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस वक्त जो है हम लोग बात करें उन सारी चीजों की जिनकी वजह से, एक तो वाइल्ड लाइफ की बात करें प्रोटेक्शन की जैसे हमने की, दूसरा बात करें आप पानी की बात कर सकते हैं कि आपको पता है कि एक अंदाजे के मुताबिक क्योंकि कहा गया है हर 2 घंटे में अपने हाथ धोएं और 20 सेकंड जो है उनको मलें अच्छी तरह से और फिर धोएं, तो उस 20 सेकंड के अंदर हाथ तो साफ हो जाते हैं लेकिन टैंक भी खाली हो जाता है। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस वक्त लोगों को ये बताएं कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है, और आप उनको इस चीज, फिर आप प्लास्टिक के बारे में जैसे अभी हमने कहा, आप बता सकते हैं कि ये मटेरियल कितना डेंजरस है, और देखें अगर हम इसको कोरोना के साथ भी लिंक करें तो किस तरह से उसकी जो है वो इश्यूज हैं। वाइल्ड लाइफ का मैंने कहा, फिर आप एयर पोल्यूशन के ऊपर बहुत अच्छी बात कर सकते हैं कि जी आपकी ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्टली लिंक्ड है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर सबसे ज्यादा स्मॉग में या आपकी पोल्यूशन में जो है वो किरदार अदा करता है, तो आप किस तरह से उसको हाईलाइट कर सकते हैं कि जैसे ही आपकी फ्लाइट्स बंद हुई, जैसे ही आपकी रोजमर्रा की आना जाना सिर्फ बंद हुआ, तो आपको अपना आसमान नजर आना शुरू हो गया, आपको पहाड़ नजर आना शुरू हो गए, आप कुछ जगह से कश्मीर के पहाड़ नजर। किसी ने कभी नोटिस नहीं किया कि आसमान नीला भी होता है? मैं तो ग्रे सा लगता था या इस तरह का कोई शेड आता था, लेकिन और जब लोग हाथ धोते हैं तो अगर वो 20 सेकंड हाथ धो रहे हैं और साबुन लगा रहे हैं, चले उसको 30 सेकंड भी कर सकते हैं, तो उस टाइम के लिए उनको सिखाया जा सकता है या बताया जा सकता है, रिक्वेस्ट की जा सकती है कि उतने टाइम के लिए वो उस टैप को बंद कर दें कि पानी बहता ना रहे उस वक्त। इंडीड, और ये आई थिंक ये करके दिखाने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत से ऐसे मैं लोकल नेशनल नहीं कह रही, लेकिन मैं अगर यूएन या उनकी भी बात करूं जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, तो मैंने एक दो जगह कुछ ऐसे ग्लोबल लीडर्स हैं उनको देखा कि जिनका टैप खुला हुआ था और वो ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे कि 20 सेकंड आपने हाथ धोने हैं। हाँ। और मैंने ट्विटर नीचे लिखा भी कि बराए मेहरबानी आप पहले टैप तो टर्न ऑफ कर दें ना, मतलब उसके बाद आप उसको धो के फिर वो कर लें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके मैसेजेस, आपको पता है कम्युनिकेशन, आप तो खुद इस इंडस्ट्री से हैं तो आपको पता है कम्युनिकेशन एक आर्ट है, और कब कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव होती है वो देखना पड़ता है, और ये वो टाइम है जिसमें ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा आपकी इन्वायरमेंट की। क्योंकि इस वक्त मैं अपने लॉन की बात करूं तो मुझे ऐसी ऐसी बर्ड्स की आवाजें आती हैं जो मुझे आज तक पहले यहाँ पे नहीं आई, जिनकी चर्पिंग बड़ी डिफरेंट है। कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जो मैंने पहले नहीं देखी, वो अब इस साइड पे आ रही हैं। तो वो क्या, हमने क्या जुल्म किया है इस एनवायरनमेंट के साथ। आज मैं एक और छोटी सी बात कहना चाहूंगी, बहुत लोग एक्साइटेड होकर बता रहे हैं अच्छा जी I-8 में बंदर आ गए तो मागला से, और यहाँ बंदर आ गए। इसमें जो देखने की जरूरत है वो ये है कि हमने कितनी बड़ी गलती की है। हमने जानवरों को अपने हैबिटेट में किस तरह से वो अपना खाना पूरा कर सकते हैं, या किस तरह से जंगल में उन्होंने सरवाइव करना है, हमने ये उनसे उनका हक छीन लिया। हम बंदरों को जाते हैं, हम उनको फीड करते हैं, हम उनको आर्टिफिशियल चीजें जो हम खुद भी अपनी जगह खा रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड नहीं खा रहे, मैकडोनल्ड्स खा रहे हैं ये वगैरह, तो हमने किस तरह से वो उनको दी, जिसकी वजह से अब उनको इतनी आदत हो गई है ह्यूमन फीडिंग की कि उन्होंने अपनी जो एडेप्टेशन है वो उनका जो अपना एक तरीका था जंगल में रहने का वो खराब हो गया है, इसलिए वो तरफ आ रहे हैं। हाँ। इसलिए वो शहरों की तरफ आ रहे हैं। तो ये एक्साइटेड होने की, ये खुश होने की इस लिहाज से बात नहीं है कि बंदर वहां से, या ये दुख की बात है कि आपने उनका हैबिटेट या उनकी आदत इतनी बिगाड़ दी इंटरवीन करके, कि अब आपको ये देखना। अब नेशनल ज्योग्राफिक में देखें, कैमरा लगा हुआ होता है, एक शेर आता है, चीता आता है, या कोई भी वो हिरन को भी मार रहा है या बाकी जान, लेकिन वो बीच में इंटरवीन नहीं। उसकी वजह क्या है कि आप वाइल्ड लाइफ को वैसे रहने दें, क्योंकि वो एक जंगल का कानून है, जैसे आपके शहर का कानून है, जंगल का एक कानून है।
फिर आपको ये देखना चाहिए कि इस वक्त मागला का नेशनल पार्क की कुछ वीडियोस आई हैं जहाँ पे जो है वो तेंदुआ भी नजर आया और वो वाइल्ड लाइफ के कैमरा में भी आया। तो हमें उसमें ये देखने की भी जरूरत है कि देखें हमने उन्हीं के घर में उनको कितना सह, वो सहमे हुए थे कि हालांकि वो जंगल का बादशाह या जो भी, लेकिन कितने वो सहमे हुए थे कि वो इंसानों के जाने की वजह से वो वहां बाहर नहीं आते थे। नेशनल पार्क का बेसिक मकसद क्या है कि वो जानवरों के रहने की जगह, इसलिए उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है यहाँ इंसान नहीं जाएंगे। अब हम अगर ऊपर जाएं तो आपको पता है कितने नए नए रिजॉर्ट्स आ रहे हैं। बिल्कुल एक बॉर्डर लाइन के बाद आपका केपी की लिमिट शुरू हो जाती है। तो जब आप यहाँ किसी से बात करें तो कहते हैं वो तो केपी की लिमिट में आ रहा है, तो हम उनको बफर जोन को कुछ नहीं कर सकते। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि दिस इज द राइट टाइम जब आपको अर्थ या नेचर अपने आप को रिवाइव कर रही है, तो इस वक्त दिखाने की जरूरत है कि हमने क्या जुल्म किया उसके साथ। लेकिन एक चीज और है कि हमने दरख्त इतने काट दिए हैं, और वो दरख्त काट दिए हैं जो फल देते थे। तो अगर जैसे आप बता रही हैं, मैंने भी देखी थी वो वीडियो के, उसमें 4-5 वो जो थे बंदर आ गए थे और वहां पे वो चिल्ला रही थी मंकी आ गए, ये हो गए, बंदर आ गए। तो उनके लिए शायद हमने वो चीज भी नहीं छोड़ी है कि वो अपनी खुराक खुद हासिल कर सके, क्योंकि हर जगह से दरख्त कट गए हैं, ये हो गया है। मैं खुद जैसे है वो हमारा क्योंकि अपार्टमेंट है, तो मैं बालकनी में जो है वो बाजरा और पानी रख देती हूँ बर्ड्स के लिए। तो वो पहले थोड़े आते थे, लेकिन जब से ये कोरोना शुरू हुआ है तो उसके बाद से इतने ज्यादा आते हैं, पता नहीं वो बाहर ज्यादा निकलने लगे हैं या क्या वजह है। लेकिन बहुत ज्यादा, जैसे हमारी बालकनी में ना कबूतर और ये वो बहुत ज्यादा आते हैं। तो थोड़ा मतलब मेरे ख्याल से हरज नहीं है अगर लोग इस तरह के कुछ खाने वगैरह उनके लिए रखें। और बाहर भी जब निकलती हूँ तो मुझे बहुत दफा ऐसी छोटी छोटी सी बिल्लियां और इस तरह के दूसरे जानवर नजर आते हैं, जो कि रेस्टोरेंट्स बंद हो जाने की वजह से जिनको खाना नहीं मिल रहा। तो अगर कोई अफोर्ड कर सके तो मेरे ख्याल है वो कैट फूड या इस तरह की चीजें जो होती हैं वो रखी जा सकती हैं उनके लिए। लेकिन क्योंकि ये तो एक लंबा प्रोसेस है कि हम उनको एक आदत डालें कि वो अपना खाना खुद तलाश कर सकें। लेकिन अभी तो हमने उनको बिगाड़ दिया ना, हम उनको भूखा नहीं छोड़ सकते, तो कुछ तो करना पड़ेगा इस पे। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए जहां तक चिड़ियों को या बर्ड्स को कुछ भी डालने की बात है, तो वो तो जमाने कदीम से लोग जो है वो एक एक आपके मतलब एक एथिकली या कहीं रिलीजियसली भी लोग बिलीव करते हैं कि चिरिंद परिंद को आपको खाना डालना चाहिए क्योंकि उससे आपको। लेकिन इसमें एक चीज आरजू आप ये देखें, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि इंसान नहीं जा रहे हैं, इसमें एक और वजह भी है। आपके जो कौवे हैं वो अक्सर जो वेस्ट है उसके ऊपर फीड करते हैं। जहां पे वेस्ट सबसे ज्यादा लिटर होता है वहां कौवा बहुत ज्यादा होता है। तो आप ये भी देखें कि जानवरों को इसलिए भी ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा कि हमारी जो गंद के ढेर जो हमने सड़कों के किनारे बड़े प्राउडली हम लगा देते हैं, बजाय इसके कि हम उनको जो है मतलब इसमें अथॉरिटीज भी जिम्मेदार हैं, इसमें ऑफ कोर्स जो लोग हैं वो भी जिम्मेदार हैं, दोनों जिम्मेदार हैं। तो किस तरह से वो जब हम ढेर लगाते हैं तो कौवे उसके ऊपर पलते हैं या बाकी कुछ जानवर उसके ऊपर। तो जब वो नहीं है, वो गंद नहीं है हमारी, वो मैनेजमेंट बेस्ड की उस वक्त, तो अब क्या हम लोग। अच्छा एक चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी जो मैं काफी दिनों से सोच रही हूँ कि मैं इसमें खुद भी इसके ऊपर शायद एक मैसेज दूं सोशल मीडिया पे, वो ये है कि आप वेस्ट मैनेजमेंट इस वक्त आप अपनी वेस्ट सेग्रीगेशन घर के अंदर, क्योंकि आप लोग जाहिर सी बात है काम तो घर पे बहुत है, हमें पता है कि हम डोमेस्टिक काम के साथ साथ ऑफिस का काम भी कर रहे हैं। तो काम लोग कहते हैं उनके पास टाइम नहीं है, हमारे पास तो मैं कहती हूँ टाइम बहुत ज्यादा है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। हाँ। लेकिन आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप अपना ऑर्गेनिक वेस्ट जो खाने पीने का है वो अलहदा करें, 3 बाल्टियां या 3 कोई सी भी चीजें, जो भी कंटेनर्स आपके पास हैं, आप चाहे वो डस्टबिन रख लें चाहे जो चीज रख लें, उन तीनों में आप कंपोस्ट के लिए अलहदा से अपने छिलके जो फ्रूट के और बाकी वो अलहदा कर दें, प्लास्टिक अलहदा कर दें, और तीसरी जगह जो है वो आप अपना पेपर अलहदा कर दें, और अगर कोई और पैकेजिंग है वो भी प्लास्टिक में डाल दें। तो उससे होगा क्या, उससे अभी आप ये कर सकते हैं कि आप लोग वो जो प्लास्टिक या जो पैकेजिंग है वो आप किसी गरीब को, इसके बजाय कि उनको आप जो है वो उनकी इज्जत को
जाहिर सी बात है, जब आप किसी की मदद इस तरह से करते हैं, आप उनको राशन दे रहे हैं, तो एक दो बार तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनकी इस तरह भी मदद कर सकते हैं कि आप वो जो वेस्ट आप इकट्ठा करें तो वो जाके तो बेच सकते हैं और उनसे पैसे मिल सकते हैं। तो आप एक तो अपना वेस्ट सेग्रीगेट करना शुरू करें, इसमें हमें भी आदत हो जाएगी। हम अपना वही कॉम्पोस्ट जो बनाएंगे वो हम अपनी किचन गार्डनिंग कर सकते हैं और हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी तो नहीं पता हमें ये कितने अरसे और क्राइसिस रहेगा। बिल्कुल। और मैंने बल्कि यही चीज जो आप बता रही हैं कि हम उसके डस्टबिन अलग अलग कर देंगे, मैंने यूरोप में देखा है कि जब मैं डेनमार्क गई थी तो वहां पे तब बल्कि वो फाइन कर देते हैं अगर आपने इसमें छिलके फेंकने लेकिन आपने उसमें लकड़ी फेंक दी है, तो वो अच्छा खासा फाइन हो जाता है उसके ऊपर। तो उन्होंने ये तरीका किया हुआ, ये चीज अगर उनको तो जरूरत नहीं है, हमें तो जरूरत है इस चीज की कि हम इसको इस तरह से अलग करें ताकि लोगों की मदद भी हो सके और एक तरीका भी हमें आए, बजाय इसके हम हर चीज एक ही बैग में डाल के और बाहर रख देते हैं। बिल्कुल ये चीज। और इसमें कोई ये नहीं है कि अभी जाहिर सी बात है शॉप्स क्लोज हैं तो कोई कहेगा कि मेरे पास डस्टबिन नहीं है, तो हाँ, आपके पास घर में बहुत से कंटेनर्स होते हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे आपके पास कभी प्लास्टिक की बाल्टियां होती हैं, आप उसको रखें, उसमें कंपोस्ट बनाएं, वो बहुत, या आपके पास ड्रम होते हैं खाली, या आपके पास किसी तरह के छोटे छोटे कंटेनर्स हैं, तो आप इस ये भी रिसाइकलिंग की बात है। जरूरी नहीं है कि आपको बाजार से डस्टबिन बनी हुई मिलेगी तो आप उसी को। अगर कोई लेने वाला हो तो डस्टबिन तो मिल रहे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जिस तरह की शॉप्स होती हैं तो वो वहाँ पे एक ही शॉप के अंदर आपको 3-4 तरह की चीजें मिल जाती हैं कि जैसे आपका डी वॉटसन हो गया, आपका ये शाहीन केमिस्ट हो गया, वहाँ पे आपको जो है वो ग्रोसरी भी मिल जाएगी। और वहीं पे मतलब अगर मेरे जैसे जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड लोग होते हैं उनके लिए अगर आप F10 के उसमें चले जाए डी वॉटसएप में, तो आपको कपड़े भी मिल जाएंगे जो मैंने अभी तक खरीदे नहीं है देख के आई हूँ। तो मैं आपको एक और चीज मैं लेकिन मैं इसमें अपने जज्बे के तहत मैंने वो भी डिस्कवर कर लिया कि मैं कपड़े भी ले सकती हूँ, लेकिन वहां पे सब। इसमें डिस्करेज में मैं ये क्यों कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि मैं डिस्करेज करना चाह रही हूँ कि अब डस्टबिन लेने के लिए मैं गाड़ी निकालूंगी, बाहर जाऊंगी। उससे बेहतर है कि घर पे जो भी कंटेनर मौजूद है उसको लें, कंपोस्ट बनाएं, प्लास्टिक अलग इकट्ठा करें, पैकेजेस उनको किसी गरीब को दे दें, और तीसरा जो आपका ऑफ कोर्स पेपर है वो भी आप जमा करें और वो भी रद्दी में बिक सकता है। तो बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो अभी हम कर सकते हैं। मैंने किचन गार्डनिंग पहले तो वो माली करता था, इस दफा मैंने खुद, आप सोच सकती है, मैंने खरबूजे के, और इतनी खुशी होती है आरजू, मैंने खरबूजे के कुछ बीज थे मेरे पास, तो मैंने वो क्योंकि मेरे पास आपको पता है अपनी चीजें हैं गार्डनिंग की, तो मैंने वो लगा दी है। सही। और आई वाज सो एक्साइटेड कि एटलीस्ट आई थिंक हफ्ता या 10 दिन गुजरे होंगे तो वो सैपलिंग्स निकल आए, और सही। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने उनकी तस्वीरें लेके। हाथ से की हुई चीज की तो बहुत खुशी होती है, जाहिर है। और अभी तो ये क्योंकि ये चीज चलती ही रहेगी तो आई होप कि आप इसको कंटिन्यू रखेंगी। और आगे तो मेरे ख्याल है 5-6 दिन के बाद रमजान भी शुरू हो रहा है, तो बिल्कुल। उसमें भी जो है वो लोग ज्यादातर घरों में ही रहें तो अच्छा है, मसाजिद में ना ही जमा हो तो बेहतर है, लेकिन वो तो एक अलग कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है अगर कुछ कह दिया जाए। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे सीनियर्स हैं या जो लोग हैं वो जरूर कुछ ना कुछ समझाएंगे। तो मैं तो आजकल शामी कबाब बनाने का सामान जमा करना शुरू कर दी। अच्छा अर्जुन, इसमें एक और चीज, हम इसमें फूड वेस्टिंग का जो है इस वक्त बड़ा अच्छी चीज है कि हम इस वक्त फूड भी वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि हमें पता है जो लोग वाकई लॉकडाउन को सीरियसली ले रहे हैं तो उन्हें पता है कि यही चीज अवेलेबल है और इसी में हमने गुजारा करना है, ठीक है। तो वो चीज जो है इसमें ये कुछ आदात हैं कि अगर होपफुली ये लोग रिटेन कर लें तो आपकी फूड सिक्योरिटी, आपकी इन्वायरमेंट, आपकी बहुत सी चीजें बेहतर हो सकती हाँ, हैं। बिल्कुल। लेकिन बात है कि इसको एनालाइज करने की जरूरत है, हमें अपनी गलतियां देखने की जरूरत है, क्योंकि ये जो वायरस है ये ऐसे ही नहीं बल्कि आई थिंक हर चीज का एक रीजन होता है, और मे बी ये एक मैसेज है जमीन की तरफ से हमें कि आप अपने आप को चेंज करें। हाँ, हमें अपने आप घरों से ना भी निकलें तो दुनिया चल रही है, दुनिया से मुराद आज का जो नेचर है वो चल रही है, बिल्कुल। इंसान की जरूरत नहीं है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस एनवायरनमेंट को खराब कर रही हैं, तबाह कर रही हैं। अगर हम वो ना इस्तेमाल करें तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा और हमें ही फायदा है उसका, किसी दूसरे को नहीं, हमें ही फायदा, इंसानों को ही फायदा होगा। बहुत शुक्रिया मोमी कि आपने हमें ज्वाइन किया। और फिर देखें इंशाल्लाह हम रमजान में भी अगर आपके पास टाइम हुआ तो हम अफ्तारी के बाद
एक दफा फिर ऐसी नशिश लगाएंगे और फिर खूब गप्पे मारेंगे, क्योंकि अभी हम थैंक यू वेरी मच आरजू, बल्कि इट इज रिफ्रेशिंग फॉर मी, क्योंकि इतने दिन बाद, बल्कि मैं आपको बताऊं, मैं आज ही मैंने ये मैं इसलिए क्योंकि मैं तो घर पे सिर्फ वही वो एक लतीफा भी बना हुआ है कि आपके फॉर्मल कपड़े जो है वो अलमारी में ही है, और ज्यादा शिफ्ट आपके स्लीपिंग सूट्स और आपके घर के जो पजामे हैं उनकी चल रही है। तो इस वक्त मैं तो उसी हालत में थी, लेकिन यही है कि थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। नहीं, मैं तो खैर क्योंकि मीडिया से हूँ तो मेरा तो मुझे तो घबराहट शुरू हो जाती है, तो मैं फिर इस तरफ आई, मैंने कहा चलो मैं ये वीडियोस बनाऊं, और मैं स्टोर में जाके पुराने पुराने कपड़े निकाले क्योंकि कपड़े मिल रहे नहीं है। तो वो वही आपकी शायद पोस्ट थी ना, कोई किसी की थी कि पता नहीं यस, बिल मेरी थी 6 साल से जो खाड़ी खुल जाए तो कुछ सोचा जा सकता है। तो बस देखें कब तक ये रहता है, और हम उम्मीद करते हैं कि चले एक चीज खराब हो रही है कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि दुनिया पहले से बेहतर होती जा रही है, कलर्स वापस आ रहे हैं और हवा साफ हो रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जब तक ये मसला सॉल्व होगा, हम लोग इंसान के तौर पे भी हम ये चीजें समझ चुके होंगे, और हम आइंदा इस तरह से अपनी ही दुनिया को तबाह नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया मम्मी, अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। वेल, यस। थैंक यू।